हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे अच्छे से। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर, जो कि इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप चाहे छोटी क्लास से स्टार्ट करें और बड़ी क्लास में, ये तैयारी वाली क्लासेस में बहुत ही ज़्यादा ये यूजफुल होता है, यूज ऑफ देयर। तो मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम इसका यूज कहाँ पर करें, देयर का यूज कब करें, किस तरह के सेंटेंस में करें। तो इन सभी सवालों का जवाब आपको इस छोटी सी वीडियो में मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही एजुकेशन से रिलेटेड आपको डेली कंटेंट हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो देखिएगा, देयर देयर का मतलब होता क्या है। अब बहुत से लोग बोलेंगे देयर का मतलब होता है वहाँ, ना देयर का मतलब होता है वहाँ, और हियर का मतलब यहाँ। बट ये देयर एक सब्जेक्ट होता है जो छिपा होता है, लेकिन सब्जेक्ट होता है वो फाल्स सब्जेक्ट होता है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट जो होता है हमारा, सब्जेक्ट, ये हमारा दो तरह का होता है। देखे गए, दो तरह के होते हैं। पहला जो होता है हमारा होता है रियल सब्जेक्ट, और दूसरा जो होता है हमारा फॉल्स सब्जेक्ट। रियल सब्जेक्ट मतलब वास्तविक जो सब्जेक्ट होगा, और फॉल्स मतलब जो अशुद्ध है, मतलब गलत है। तो देखिए रियल सब्जेक्ट कैसे, जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक सेंटेंस लिख देते हैं, मयंक एक शिक्षक है। मयंक एक शिक्षक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा, आपको पहले पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट आपको दिख रहा है, हाँ है ना। तो यहाँ पर मयंक की स्पेलिंग आप लिख देंगे पहले, मयंक, मयंक इज अ टीचर, ऐसा लिख देंगे आप डायरेक्ट इसका ट्रांसलेशन। तो मयंक देखिए, यहाँ पर आपने इज लगाया। इज क्यों लगाया? क्योंकि आप बोलेंगे मयंक यहाँ पर सिंगुलर था। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर मयंक आर लिख दें तो क्या होगा, मयंक आर आर टीचर, तो ये गलत माना जाएगा ना सेंटेंस। तो देखिएगा, हम अगर जिस सब्जेक्ट में एक वास्तविक मतलब एक निश्चित हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, जैसे यहाँ पर इज है तो सिंगुलर नंबर था इसलिए हम इज लगाए, यहाँ आर लगा देंगे तो हमारा गलत माना जाएगा। वाज लगा सकते हैं, तो जो सिंगुलर हमारा होगा वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इधर हम। अगर हम फाल्स देखिए, फाल्स सब्जेक्ट जैसे देखिए देयर, तो देयर देखिए हम लिख देते हैं देयर इज अ कार, ऐसा लिख देते हैं। फिर अगर मान लीजिए वो हमारा प्लूरल हुआ तो हम देयर आर कार्स लगा देते हैं कार्स। तो देयर ही था सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट तो देयर ही था, लेकिन वहां पर इज लगा दिए, आर लगा दिए। हाँ, देयर वाज अ कार, हाँ देयर वर कार्स। तो देयर ऐसा सब्जेक्ट है जिसके साथ हम इज एम, सॉरी एम नहीं, एम तो आई साथ ही लगता है। इज आर वाज वर विल बी शुड बी कुछ भी लगा सकते हैं हम। तो मतलब ये हुआ हमारा फॉल्स सब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? अब चलिए कुछ हम थोड़ा एग्जांपल और डिटेल में समझते हैं इस बात को। अब देखिए आप, जैसे आप कोई भी आप सेंटेंस, कोई भी आप स्टोरी पढ़ते हैं, सबसे पहले सेंटेंस क्या आता है, एक राजा था, एक वो थे ना, कुछ भी आता है ऐसा आता है। जैसे मान लीजिए हम बता दें एक राजा था। अब आप इसका क्या करेंगे सेंटेंस, एक राजा था तो इसे क्या लिखेंगे, अ किंग वाज, ऐसा तो परफेक्ट बनेगा नहीं ना। जैसे आप मान लीजिए लिख दें अ किंग वाज, तो ये सेंटेंस अनकम्प्लीट है, मतलब ये अधूरा अधूरा लग रहा है, अभी अधूरा है ना। तो अ किंग वाज ये गलत माना जाएगा। तो ऐसा सेंटेंस अगर हमारे पास आएगा जिसमें सब्जेक्ट छुपा हुआ होगा, मतलब हमें सब्जेक्ट इसमें लग रहा है, लग तो रहा है एक राजा, ये सब्जेक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर सब्जेक्ट नहीं, एक्चुअल में वो ऑब्जेक्ट है। हमारा सब्जेक्ट जो है छुपा हुआ है, इससे इस कंडीशन में हम वहाँ पर देयर का यूज करेंगे। जैसे देयर अगर हम लगा देते हैं आगे, देयर वाज अ किंग, तो देखिएगा इसमें देयर वाज अ किंग, सॉरी यहाँ पर देयर ये हमारा बन गया सब्जेक्ट, और अ किंग जो था ये ऑब्जेक्ट हमारा बन गया। बात समझ में आ गई? देयर लिख दिया हमने, ये जो हमारा सब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट हमारा अ किंग हो गया। ऐसे कुछ भी, जैसे मान लीजिए एक बंदर है, मान लीजिए ये सेंटेंस हमारा बन जाए, एक बंदर है, तो हम इसका क्या करेंगे, अ मंकी इज, ऐसा तो अनकम्प्लीट है, ये अधूरा अधूरा गलत भी माना जाता है। हाँ, तो हम इसका यहाँ पर सेंटेंस लगाएंगे, देयर इज अ मंकी, अ मंकी। बात समझ में आ गई? तो हम इसे इस तरह से सेंटेंस बनाएंगे। सॉरी मंकी दिख नहीं रहा है, इधर देखिएगा। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस। बात समझ में आ गई? देखिएगा अब कुछ हम बड़े एग्जांपल्स को लेते हैं। देखिए, हमने आपको बताया कि देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की स्थिति या किसी भी चीज की अस्तित्व को दिखाने के लिए हमेशा देयर का प्रयोग करते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम अभी एक सेंटेंस ले लेते हैं कि पहला मान लीजिए ले लेते हैं कि तालाब में एक कछुआ है। मान लीजिए हम एक सेंटेंस ये ले लेते हैं, एक कछुआ है। अब हमें देखिएगा, अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे अ टर्टल इज
इन द पॉन्ड, ये तो बिल्कुल गलत माना जाए, क्योंकि यहाँ पर एक ये जो मतलब टर्टल है, जो एक कछुआ है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट नहीं है। टर्टल यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट होगा और ये ऑब्जेक्ट के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट माना जाएगा। तो इसमें सब्जेक्ट नहीं है ना। अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस आ जाए आपके पास, तो जान लीजिए कि वहां पर एक सब्जेक्ट है जो कि छुपा हुआ है, और वो सब्जेक्ट हमारा क्या है, देयर। तो वो सब्जेक्ट हमारा है देयर। तो देयर, अब यहाँ पर आपको लास्ट में देखना है, मतलब एक कछुआ है, तो अ टर्टल तो सिंगुलर होगा, तो हम इज लगाते हैं, इज, फिर अ टर्टल लिख देंगे, देयर इज अ टर्टल। फिर में ताला, मतलब में है, फिर ताला, हम क्योंकि हम ट्रांसलेशन जब भी करते हैं हम पीछे से आते हैं ना, पहले इसका करेंगे, फिर मेक इंग्लिश, फिर तालाब की, तो इन द पॉन्ड। तो ये हो जाएगा हमारा सेंटेंस। बात समझ में आ गई ना। जैसे तालाब में कछुआ है या था अगर हो जाएगा तो वो आ जाएगा इधर, देयर इज अ टर्टल इन द पॉन्ड। जैसे मान लीजिए हम कोई अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि चलिए, जंगल में एक शिकारी रहता था। मान लीजिए हम इसका ट्रांसलेट करना हुआ हमें, शिकारी रहता था। तो देखिएगा, अगर इसमें रहता है पहले अगर आ जाएगा तो हम प्रेजेंट टेंस में वो आ जाता है ना, क्योंकि ता है ते तो प्रेजेंट टेंस में आता है। सबसे पहले हम लिखेंगे देयर, फिर देखेंगे यहाँ पर एक शिकारी है, वैसे भी अगर यहाँ पर ता था ती थी, इस हमारा पास्ट टेंस में आता है, तो देयर लिव्ड लगाएं, क्योंकि पास्ट टेंस में हमारा सेकंड फॉर्म लगता है। तो देयर लिव्ड अ हंटर, एक शिकारी, फिर इन द फॉरेस्ट ना, क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसे पीछे से होता हुआ आता है। तो देयर लिव्ड अ हंटर इन द फॉरेस्ट। अब इसमें ये कंफ्यूज मत होइएगा कि इसमें ईजेएमआर क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर ता था है, तो ता था हमेशा पास्ट टेंस में आता है। तो देयर लिव्ड अ हंटर इन द फॉरेस्ट, तो हो गया। अब चलिए कुछ हम और एग्जांपल, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेते हैं, दिल्ली में अकबर नाम का एक राजा रहता था। अगर इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, देखिएगा इसमें अकबर ये सब्जेक्ट बनेगा नहीं बनेगा, अकबर कैसा आप ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि आप कंफ्यूज हो जाए कि उसमें सब्जेक्ट हम कौन सा लें, मतलब हमें पता न चल पाए कि हमें सब्जेक्ट कौन सा लेना, तो सिंपली वहां पर आपको किसका यूज करना है, देयर का। तो हम लिखेंगे क्या, देयर, फिर आपको पीछे से करते हुए चले आना। रहता था तो लिव्ड, तो देयर लिव्ड, अब क्या रहता था, एक राजा रहता था, अ किंग, फिर से राजा का नाम क्या था, अकबर नाम ना, तो हम लिखेंगे नेम्ड अकबर, AKBAR अकबर। फिर कहाँ रहता था, इन द दिल्ली या इन दिल्ली, आप इतना लिख देंगे, हो गया हमारा सेंटेंस। बात समझ आ गई। फिर जैसे मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मेरे स्कूल या विद्यालय में, मान लीजिए हम लिख लेते हैं 48 कमरे हैं, 48 कमरे हैं। तो इसमें देखिएगा ये रूम, ये स्कूल, माई स्कूल, ये सब्जेक्ट कौन सा आप लेंगे, रूम लेंगे कौन सा। तो इसमें भी आप सब्जेक्ट पहचानना मुश्किल है, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, देयर का यूज कर देंगे डायरेक्ट। तो हम लिखेंगे देयर, फिर से यहाँ पर है तो सिंगुलर है कि प्लूरल, यहाँ पर कमरे हैं बहुत सारे तो प्लूरल है, तो देयर आर, फिर से कितने, 48 रूम्स, 48 रूम्स। अब इन माई स्कूल, तो इन माई स्कूल। तो ये सारे हो गए एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम ले ले कमरे में 3 पंखे थे, तो क्या होगा सेंटेंस, देयर वर 3 फैंस इन द रूम। फिर जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, गांव में एक लकड़हारा है, तो क्या लिखेंगे इसका ट्रांसलेशन हम, देयर इज अ वुड कटर इन अ विलेज या इन द विलेज। जैसे मान लीजिए लिख दे मेरे विद्यालय में 12 अध्यापक हैं, तो देयर आर 12 टीचर्स इन माई स्कूल। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा यूज ऑफ देयर। तो चलिए फिर आपके स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस दिख रहे होंगे, इनका आंसर आप प्रैक्टिस कर लीजिए, और हो सके तो इनका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो चलिए मिला जाएगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।